ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। इम्फैटिक प्रोनाउन का दूसरा नाम है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, या इसी को इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर प्रोनाउन लिखा है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है। देखिए, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे इम्फैटिक प्रोनाउन हो, दोनों लिखे एक ही तरह से जाते हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी होगी, दोनों का फॉर्म एक ही जैसा होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आवर सेल्व्स, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर योर सेल्फ, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर योर सेल्व्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर masculine gender himself, third person singular number feminine gender herself, third person singular number neuter gender itself, third person plural number common gender themselves। ठीक है, तो जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स हैं या सेल्फ्स वाले हैं, सेल्फ वाले या सेल्फ्स वाले, वो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे या इम्फैटिक प्रोनाउन होंगे। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे तो भी सेल्फ या सेल्फ्स में लिखेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन होगा तो भी सेल्फ्स या सेल्फ में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे सेल्फ वाले वर्ड्स हों चाहे सेल्फ्स वाले वर्ड हों, वो अपने आप में या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ठीक, इसमें खास कर देखने वाली बात है कि ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है, इट तो इट ही है। ठीक है, दे का देम हो जाता है, तो दे जो है प्लूरल है और देम भी प्लूरल है, तो देम चूँकि प्लूरल को डिनोट कर रहा है, इसलिए आप कभी देम के साथ सेल्फ ना लगा के हमेशा सेल्फ्स लगाएंगे। रही बात योर की, तो चूँकि यू सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है, योर अपने आप में सिंगुलर भी है, योर अपने आप में प्लूरल भी है, इसलिए योर के साथ आप सेल्फ भी लगा सकते हैं यानी कि सिंगुलर, और योर के साथ सेल्फ्स भी लगा सकते हैं यानी कि प्लूरल। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं इसको डिटेल में हम बाद में देखते हैं। फिलहाल ये देख लेते हैं कि कोई वर्ड अगर लिखा है तो उस वर्ड को देख के हम कैसे पता करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है। कुल मिला के सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स जितने भी होते हैं वो या तो रिफ्लेक्सिव होंगे या इम्फैटिक होंगे। फिर उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है। ओके, मुझे उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो रहता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब अलग से रिफ्लेक्सिव पढ़ ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसके पहले की हेडिंग हटा दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रहता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो एक नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ही पोजीशन पे यानी कि ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर रहता है। और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के टोटल कितने स्थान होते हैं, कितने पोजीशन होते हैं? सिर्फ 2। कैसे? एक तो सेंटेंस में जब तक आपका ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा तब तक वहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और अगर सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या होता है, प्रीपोजिशन। एक पोजीशन होता है जहाँ पे प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो आप लोग इसके पहले के टॉपिक में पढ़े हैं, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में हमने बताया ही था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की केवल दो ही जगहें होती हैं, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दूसरा प्रीपोजिशन को, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि नोट के अकॉर्डिंग है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का स्थान कैसे बनेगा अगर सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए सबसे पहले क्या है, किसी भी तरह के एरर को पकड़ने के लिए या करेक्शन करने के लिए हम फाइनाइट वर्ब के पास जाएंगे। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक सब्जेक्ट चाहिए। फाइनाइट वर्ब अगर एक्शन शो कर रहा है तो हो सकता है कि उस एक्शन को सब्जेक्ट परफॉर्म करे, सब्जेक्ट स्वयं करे, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस में, वो मीनिंग वाइज आप लोग पढ़े ही हैं, बताया गया है पहले लेक्चर्स में, ठीक है, कि सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब मीनिंग वाइज तीन में से किसी एक तरह का होगा, एक प्रकार का होगा। या तो इंट्रांसिटिव होगा, या तो ट्रांसिटिव होगा, या नहीं फिर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होगा। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना मीनिंग पूरा कर लेगा, ठीक है। अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता, उसको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंटेंस में आपने जो वर्ब यूज़ किया वो कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और वो फाइनाइट वर्ब मीनिंग वाइज अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्ट जो है, आपको पता ही है कि अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर हम कोई प्रोनाउन रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो जगह ऑब्जेक्ट का तो बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अभी हम लोग को जब तक पर्सनल प्रोनाउन जानते थे, तो पर्सनल प्रोनाउन जब तक पढ़ा तब तक हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। लेकिन अभी नोट में डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा क्या, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे दो तरह के प्रोनाउन हम रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते हैं। जैसे मी है, अस है, ठीक है, यू है ऑब्जेक्टिव केस में, हिम है और हर है, इट खुद भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और देम है, ठीक है। तो अब इसमें दो बातें हुई कि ऑब्जेक्ट के जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रख सकते हैं और पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन गया फिल इन द ब्लैंक का, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर फिल इन द ब्लैंक दिया है और ऑप्शन में मान लीजिए कि दो बिल्कुल गलत ऑप्शन, दो को काट दीजिए, दो बचे, दो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बचा और पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि एक बार में तो कोई एक ही वर्ड आएगा, तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग व्यक्ति हों। लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हों तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन ना यूज़ कर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से मतलब रिफ्लेक्ट करने का है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको रखते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर हैं, कब रखते हैं, जब
ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रभाव आएगा अल्टीमेटली किसके ऊपर चला जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रभाव आएगा वो अल्टीमेटली सब्जेक्ट के ऊपर तब जा सकता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हों। ठीक है, ऐसे इसका अभी एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, आप बना भी सकते हैं इसको। अगर हम कहें आई नो मोहन, तो मोहन क्या है, नो, आई नो। नो एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, आई सब्जेक्ट है। काम क्या हुआ, जानने का, जानता कौन है, आई, पर जानेगा किसी और को, तो चूंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो मोहन एक नाउन है, इस नाउन का केस क्या बना, ऑब्जेक्टिव। लेकिन नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में रहे चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, वो देखने में बिल्कुल एक ही जैसा होगा, उसका फॉर्म अलग नहीं होगा। तो अगर जैसे मोहन एक नाउन है, इस नाउन की जगह हम प्रोनाउन अगर लिखना चाहें, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या आएगा, मोहन थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन वाले कॉलम में चलो जाइए पर्सनल प्रोनाउन की चार्ट में। सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में 3 है, ही शी इट। लेकिन मोहन का जेंडर चूंकि मैस्कुलिन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का क्या आ जाएगा, ही सब्जेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्टिव है। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो यहाँ पे हिम लिखेंगे। बात समझिए, काम क्या हुआ है, जानने का। जानता कौन है, आई। तो आई खुद को जानता है या किसी और को, किसी और को जानता है। तो चूंकि ये वर्ब कैसा है, अपने आप में नो एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जानना, नो हमेशा एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो काम क्या हुआ है, जानने का। जानता कौन है, आई। किसको जानता है, खुद को या किसी और को, मोहन को। और मोहन एक नाउन है, इसकी जगह हमने प्रोनाउन आया लगा दिया तो क्या आया, हिम आया। तो ये जगह बनी ऑब्जेक्ट की। कैसे बोले, ट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आइए इसी सेंटेंस को अगर हम देखें इस तरह से, अगर मैं कहूँ कि मैं खुद को जानता हूँ, आई नो, आई नो मी अगर मैं कर दूं तो नो कैसा वर्ब है, पहले तो नो एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है। नो का मतलब जानना। जानता कौन है, आई। जानता किसको है, किसी और को जानेगा। तो ये वर्ब कैसा हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं मी हटा भी देता हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है, अगर मैंने मी हटा दिया तो ये जगह किसका बना, ऑब्जेक्ट का। अब हमने अगर यहाँ पे लिख दिया आई नो मी, आई नो मी, तो जानने का काम क्या हुआ, नो का मतलब जानना, काम क्या हुआ जानने का। जानता कौन है, आई। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर। स्पीकर यानी मैं खुद बोलने वाला। तो काम क्या हुआ जानने का। जानता कौन है, आई, बोलने वाला, सब्जेक्ट खुद, आई, मैं खुद जानता हूँ। किसको जानता हूँ, मी। मी भी कौन है, फर्स्ट पर्सन। तो कहने वाला ये कह रहा है कि जानता मैं हूँ लेकिन मैं खुद को जानता हूँ, किसी और को नहीं जानता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है आई जानता मैं हूँ, बोलने वाला अपने बारे में कह रहा है, जानता मैं हूँ लेकिन अपने को नहीं, मैं मोहन यानी किसी और को जानता हूँ, इसलिए यहाँ पे हिम लगा दिया, थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम क्या हुआ जानने का। जानता कौन है, आई, पर जानता किसको है, मी को, खुद को ही। तो मी तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए आता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जगह है इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन लगा दिया, जो कि कतई किसी भी सिचुएशन में ये सही नहीं हो सकता। इनिशियली प्राइमा फेसी देख करके ये लग सकता है कि चूंकि ऑब्जेक्ट का जगह ये है, चूंकि ट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव इसी पे ट्रांसफर होता है, ऑब्जेक्ट का ये जगह है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते आए हैं और यूज़ किए हैं, तो लग रहा है कि सही है। लेकिन अगर आपको सही ढंग से वेरीफाई करें तो मिलेगा क्या आपको कि काम क्या हुआ जानने का। जानता कौन है, आई, पर आई किसको जानता है, मी जब कहा तो मुझे, यानी कि खुद को ही जानता है ना। तो कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ काम क्या हुआ जानने का। जानता कौन है, आई, किसी और को जानता है कि खुद को जानता है, खुद को ही जानता है।
तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो किसी और को नहीं जान रहा है, खुद को ही जान रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हों तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ना यूज़ कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मी ना हो करके, चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर का है, तो यहाँ भी हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ये बात समझ में आई? तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट, इसको अगर सही ढंग से हम देखें, मतलब एज पर डेफिनेशन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस पे आए? सब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का न रखकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं। रिफ्लेक्सिव इसको कहा ही इसीलिए जाता है बिकॉज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट। और ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? बोले ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर न देकर किसी अन्य पर ट्रांसफर किया है। तो चूंकि हुआ ये है कि यहाँ पे जो वर्ब आपने यूज़ किया है वो वर्ब अपने आप में कैसा है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब की मजबूरी है कि बिना ऑब्जेक्ट लिए अपना भाव पूरा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जो रिसीवर है, जिसको इस कार्य का प्रभाव प्राप्त होगा, वो कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट किसको करेगा? ये सब्जेक्ट को ही करेगा। ये बात समझे? तो इसीलिए जो आप लोगों की किताबें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं उसमें स्पष्ट ये लिखा गया है, अक्सर राइटरों ने लिखा है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के स्थान पे तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं? बोले सेंटेंस के भाव को समझना पड़ेगा, एक बात। दूसरी चीज़, इसको और प्रॉपर तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सीधी भाषा में हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन ना यूज़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट को तब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन होंगे। ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर मान लीजिए कि आपको, जैसे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड हम ना लिखे होते, यहाँ पे सिर्फ माई सेल्फ लिखा होता और आपसे पूछ देता उसको एग्जाम में अंडरलाइन करके कि बताओ माई सेल्फ, जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं या सेल्फ्स वाले वर्ड्स हैं वो अपने आप में या तो रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फेटिक होगा। तो आप कैसे बताएंगे सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स को देख करके कि वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है? बोले सीधी सी बात, क्या अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा गया तो हमेशा रिफ्लेक्सिव ही होगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के केवल दो ही जगहें होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं रखा गया सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड तो वो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो करके इम्फेटिक हो जाएंगे, क्योंकि यही दो ही हैं ही, या तो वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। तो ये पता करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्या कि वो कि इम्फेटिक है कि नहीं। इस बात को पता करना कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड इम्फेटिक है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन ये पता करना बहुत आसान है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सीधा आप पोजीशन को पता करिए कि वो ऑब्जेक्ट का जगह बन रहा है कि नहीं, जहाँ उसको लिखा गया है या रखा गया है वो जगह ऑब्जेक्ट का है तो 100% रिफ्लेक्सिव है। ऑब्जेक्ट का जगह नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या होगा? इम्फेटिक ही होगा। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आगे हमें लिख के दीजिएगा। आइए देख लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वैसे एक रिफ्लेक्सिव वर्ब भी होता है। आपके एग्जाम में कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कई बार दे दिए जाते हैं, चुनिंदे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते क्या हैं?
देखिए कोई भी सेंटेंस लिखेंगे उसमें फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, लेकिन अगर मीनिंग वाइज एज पर मीनिंग ये जो फाइनाइट वर्ब है अगर अपने आप में वो कैसा है, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट लिए अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखने वाली बात ये होती है कि ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हों। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस पर आएगा, सब्जेक्ट पर आएगा। तो उन ट्रांसिटिव वर्ब को जिनका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही होता है, अर्थात जिनके ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे आता है, ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब कुछ अलग से नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव वर्ब जो होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब भी होते हैं, तो फिर उसको रिफ्लेक्सिव कहते क्यों हैं? बोले ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का भी रख सकते हैं और हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी रख सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, उन ट्रांसिटिव वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कह दिया गया है। तो पर्टिकुलरली इनको रिफ्लेक्सिव वर्ब, ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब को पर्टिकुलरली रिफ्लेक्सिव वर्ब इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट चाहिए और इनके ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पड़ता किस पर है, सब्जेक्ट पर। इसलिए इन वर्ब्स को कई राइटरों ने रिफ्लेक्सिव वर्ब भी लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा हमेशा रिफ्लेक्सिव। अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो 3-4 ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, कल या प्रीवियस लेक्चर में। जैसे एंजॉय, अवेल, ठीक है, एब्सेंट, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, 2-3 और वर्ब है, फिलहाल अभी याद नहीं आ रहे, इतने से काम चलाइए आप लोग। ठीक है, एंजॉय, अवेल और एब्सेंट। रिकंसाइल भी है। ये सब अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। और चूंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब हैं तो रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन होते हैं, बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब भी होते हैं। ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस पर आए, सब्जेक्ट पे आए। और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पे तब आएगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति, जानवर, एक ही वस्तु होंगे। ठीक है, तो एंजॉय है, अवेल है, एब्सेंट है, रिकंसाइल है। ये अक्सर हम लोगों के कुछ एग्जाम्स में पूछेंगे जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी के 2 वर्ड हैं, एंजॉय और अवेल। एंजॉय और अवेल के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अक्सर, हमेशा तो नहीं कहेंगे, अक्सर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आप लोग इसको नोट कर लीजिए।